अगली सुबह जब नामपिंग की आंखें खुलती है और वो अपने पास फीफा को ऐसी हालत में देखती है, वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि फिर से हम दोनों के बीच ये सब हो गया। मैं हमेशा नशे में ही इसके साथ क्यों सो जाती हूँ। और वो यही बात सोच रही होती है कि तभी फीफा कहता है, कल रात बहुत ही शानदार थी, तुमने मुझे बहुत ही खुश किया। और वैसे कल रात मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया बल्कि तुमने मेरा फायदा उठाया है, क्या तुम भूल गई? तो नामपिंग जैसे ये सब सुनती है तो वो पूरी तरह नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और फीफा ये सब करके खूब हंसता है। आगे नामपिंग फीफा पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि कल रात उसने उसका फायदा उठाया। तो फीफा कहता है, कल रात मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया बल्कि तुम खुद ही मेरी बाहों में आकर चिपक रही थी और रोमांस करने के लिए मरी जा रही थी। मैंने तो बस तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की, इसमें भी क्या मेरी ही गलती है? और वैसे तुम गुस्सा किस बात पर हो रही हो? हमने पहले भी तो 2 बार किया ही है ना, तो हमने फिर से कर लिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारे साथ सोना मेरा हक है। और वैसे भी कल रात तुम ही मुझसे चिपक रही थी, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा था बल्कि तुम मेरा फायदा उठा रही थी। और यहाँ पर फीफा नामपिंग से गंदी गंदी बातें करने लगता है। तो नामपिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम एक नंबर के छिछोरे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और नामपिंग चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। पर फीफा को ये सब करके बहुत ही मजा आता है क्योंकि उसे पता होता है कि उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर वो नामपिंग को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ थिप को होश आ जाता है तो थिप पंडित जी का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी जान बचाई। तो पंडित जी कहते हैं, तुम्हारी जान बहुत ही मुश्किल से बची है, तुम्हारा बच पाना तो नामुमकिन था, लेकिन भगवान की कृपा से तुम्हारी जान बच गई। भगवान ने तुम्हें ये दूसरा जन्म दिया है तो इसका अच्छे से उपयोग करो। दूसरी तरफ सार्जन लेफ्टिनेंट को कहता है, अभी तक थिप का कुछ भी पता नहीं चला है, हमें उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अगर उनकी फैमिली को बाद में इन सब के बारे में पता चला तो ये मामला बहुत ही बिगड़ जाएगा। और ये दोनों थिप को लेकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से थिप की एंट्री होती है। तो सार्जन जैसे थिप को देखता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और सारे ऑफिसर थिप को जिंदा देखकर और सही सलामत देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आगे लेफ्टिनेंट थिप से पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ पर थे? तो थिप उन्हें पूरी बात बताता है। उसके बाद तोंग थिप का ख्याल रखती है और उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। तो तोंग को थिप की ऐसी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। तो थिप कहता है, उन डकैतों ने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं उन डकैतों को नहीं छोड़ूंगा, उन्हें चुन चुन कर बाहर निकालूंगा और उनसे बदला लेकर रहूंगा। तो तोंग थिप को समझाती है कि वो अभी अभी खतरे के मुंह से बाहर आया है, वो अभी कोई जल्दबाजी ना करे जिससे बाद में चलकर उसे ही नुकसान हो। पर थिप कोंग की बात भी नहीं सुनता और कहता है, उन लोगों ने जो हमारे साथ किया है उसका हिसाब तो उन लोगों को चुकाना ही होगा। तो कोंग थिप को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर थिप उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता, उल्टा वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे थिप उस दिन की बातें याद करता है जिस दिन जोंग उसे गोली मार रहा था, लेकिन वो गोली उसे नहीं लगी थी क्योंकि पीफा ने उसे गोली लगने से पहले ही उसे पानी में धक्का दे दिया था, जिस वजह से वो गोली उसे नहीं लगी और उसकी जान बच गई। आगे लेफ्टिनेंट थिप से उस दिन की बातें पूछते हैं कि उस दिन आखिरकार क्या हुआ था। तो थिप उन्हें पूरी बात बताता है पर थिप लेफ्टिनेंट को ये बात नहीं बताता कि पीफा ने जानबूझकर उसकी जान बचाई है। आगे सार्जेंट थिप से मिलने के लिए आता है और थिप को लेफ्टिनेंट के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और उन्हें ये भी बताता है कि लेफ्टिनेंट डकैतों के साथ मिलकर कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। तो थिप ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ तोंग खुद से नामपेंग को छुड़ाने की कोशिश करती है और वो एक गुंडे से गन खरीदती है बिना किसी को बताए। आगे नामपेंग डकैतों की वाइफों के साथ मिलकर कपड़े प्रिंट करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर पीफा आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें ये सब करना आता है? तो नामपेंग कहती है, मुझे आता तो नहीं है लेकिन एक बार जब मैं देख लूंगी तो मैं सीख जाऊंगी, तो मुझे इतना भी ना समझ मत समझो। तो पीफा यहाँ पर नामपेंग को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता और बेचारी चिढ़ भी जाती है। आगे नामपेंग काम कर रही होती है पर वो सारा कलर नीचे गिरा देती है और उसके बाद सबसे माफी भी मांगने लगती है। तो सारी डकैतों की वाइफ उसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो पीफा की वाइफ होती है और वो लोग पीफा को बहुत ही मानते हैं, जिस वजह से वो नामपेंग को कुछ भी नहीं कहते और उसे शांत करते हैं। आगे नामपेंग एक बच्चे की हेल्प से पूरा जंगल घूमती है ताकि वो इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। दूसरी तरफ कोंग कुछ गुंडों के पास जाती है उन डकैतों का पता पूछने के लिए। तो वो गुंडे एक नंबर के कमीने होते हैं। वो कोंग को उन डकैतों के पते का झांसा देकर एक जंगल में बुलाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो कोंग अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है और उन लोगों पर बंदूक भी तान देती है पर वो गुंडे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। जैसे कि हमारी ड्रामा की परंपरा है कि जब कोई हीरोइन मुसीबत में पड़ती है तो उसका हीरो आकर उसे बचाता है। एज यूजुअल वहाँ पर थिप्पी आ जाता है और उन गुंडों को मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है और अपनी हीरोइन को बचा लेता है। उसके बाद हमारा हीरो हीरोइन को खूब डांटता है उसकी इस हरकत की वजह से। तो हमारी हीरोइन भी चुप नहीं बैठती और वो हीरो को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, मैंने ये सब नामपेंग के लिए किया है,
मैंने ये सब सिर्फ नामपिंग के लिए किया है। नामपिंग मेरी बहन है, मैं उसे इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो थिप कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं उसे सही सलामत वापस लाऊंगा? मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं नामपिंग को सही सलामत यहाँ पर लेकर आऊंगा, फिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? और अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? और यहाँ पर हीरो और हीरोइन में जमकर आर्ग्यूमेंट होती है, जिस वजह से हीरोइन हीरो के बातों को सुनकर पूरी तरह चुप हो जाती है और हमारा हीरो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गाँव का गुस्सा पीखुन पर निकलता है, क्योंकि पीखुन नामपेंग की हेल्प करती है और हमेशा उसी की साइड लेती है, जिस वजह से गाँव को पीखुन पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसके साथ बदतमीजी से बात करती है और कहती है, तुम भी तो पीफा से प्यार करती हो ना, फिर तुम नामपेंग की साइड कैसे ले सकती हो? क्या तुम्हारा प्यार पीफा के लिए खत्म हो गया? तो पीखुन कहती है, मैं पीफा से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं है। मुझे पता है कि पीफा ने कभी भी मुझे उस नजर से नहीं देखा, वो हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन मानता है, इसलिए मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो कि पीफा कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। तो गाँव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो पीखुन को मारने लगती है कि तभी वहाँ पर नामपेंग आ जाती है गाँव को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और वो भी गाँव को उसके ही भाषा में जवाब देती है और उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है और उसके बाद पीखुन से माफी मांगती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो पीखुन कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुमने गाँव से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। गाँव इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी, वो तुमसे बदला लेकर रहेगी, इसलिए तुम्हें मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। तो नामपेंग कहती है, मैं तुम्हारे मामले में कैसे नहीं बोलती, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को मुसीबत में नहीं देख सकती। तो पीखुन नामपेंग की एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो नामपेंग को बहुत ही बुरा लगता है। वेल, एज अ ऑडियंस हमें यहाँ पर पता चलता है कि पीखुन टीचर चॉय की बेटी है और वो लिमजे की भांजी है, इसलिए पीफा पीखुन और गाँव की इतनी परवाह करता है और उसे अपनी छोटी बहन मानता है। आगे नामपेंग को गाँव पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने पीखुन के साथ बहुत ही बदतमीजी की होती है। तो नामपेंग गाँव को सबक सिखाने के लिए उसके ड्रिंक में जमाल गोटा मिला देती है, बिना गाँव को पता चले, और गाँव उस ड्रिंक को बहुत ही मजे से पीती है और पीते पीते नामपेंग की ढेर सारी बुराइयां भी करती है और उसे खूब कोसती भी है। लेकिन तभी अचानक उन लोगों को पोटी लग जाती है, तो वो दोनों पोटी करने के लिए जाते हैं, पर उन दोनों की पोटी रुकती ही नहीं, जिस वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है और नामपेंग ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। तो गाँव कहती है, ये सब तुमने किया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो नामपेंग कहती है, अगर आइंदा से तुमने पीखुन के साथ कोई भी बदतमीजी की या उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसलिए आज के सबक को याद रखना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, इसलिए मुझसे पंगा लेने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकती। और नामपेंग गाँव को सबक सिखाकर वहाँ से चली जाती है और गाँव देखती ही रह जाती है। आगे नामपेंग पीखुन को इस बारे में बताती है, तो पीखुन जैसे ये सब सुनती है उसके हंसी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो नामपेंग को कहती है, तुमने आखिरकार ये सब क्यों किया? तो नामपेंग कहती है, इस कबीले में एक लौती लड़की हो जिसने मुझ पर भरोसा किया, मेरी हेल्प की, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तो पीखुन ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। अगले दिन जोंग अपने बंदों के साथ एक घर में जाकर डकैती करता है और वहाँ की लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है और उनका इस्तेमाल करके उन्हें जान से मारकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जोंग की यही पर्सनैलिटी होती है, वो जहाँ पर भी लूटपाट करता है वहाँ के लोगों को जान से मारकर और वहाँ की खूबसूरत लड़कियों के साथ संबंध बनाकर उन्हें जान से मारकर वहाँ से चला जाता है। और सारे डकैत जोंग की तरह अन्याय करते हैं सिवाय पीफा के। पीफा जहाँ भी लूटपाट करता है वो वहाँ के लोगों को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाता। आगे थिप टोंग के साथ मार्केट में घूम रहा होता है कि तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और वो थिप को सही सलामत और जिंदा देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि उसने तो उसे अपने हाथों से मार डाला था, तो वो फिर जिंदा कैसे हो सकता है। और जोंग यही सब सोच कर पूरी तरह पगला रहा होता है और वो थिप को मारने की भी कोशिश करता है, पर उसके बंदे उसे रोक लेते हैं कि तभी थिप की नजर जोंग पर पड़ जाती है। तो थिप जोंग को पकड़ने के लिए अपने सारे पुलिस ऑफिसर उसके पीछे लगा देता है और यहाँ पर जमकर इन दोनों में गोलीबारी होती है। आगे जोंग तोंग को पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो तोंग अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं छुड़ा पाती कि तभी वहाँ पर उसका हीरो आ जाता है उसे बचाने के लिए और थिप तोंग को इशारों में ही जोंग को चकमा देने को कहता है। तो तोंग उसके कहे अनुसार जोंग को मारकर थिप के पास चली जाती है और थिप जोंग को गोली मार देता है और वो गोली सीधा जोंग के बाजू में लग जाती है। तो जोंग भी पीछे नहीं हटता और उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। दूसरी तरफ नामपिंग एक बच्चे के साथ खेलकर बहुत ही खुश हो रही होती है और फीफा ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे नामपिंग की हंसी बहुत ही प्यारी लगती है, इसलिए वो प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा होता है। आगे नामपिंग मौका देखकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता बनाने लगती है ताकि वो इस जंगल से बाहर निकल सके। और नामपिंग ये भी सोचती है कि फीफा भी इस कबीले से बाहर निकल जाए, क्योंकि इस कबीले में उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और वो यही सब सोच कर वहाँ की ड्राइंग कर रही होती है कि तभी वहाँ पर फीफा आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या
कर रही हो। तो नामपेंग बातों को टालने की कोशिश करती है और उस बुक को छुपाने की कोशिश करती है, पर फीफा की नजर तो बात से भी तेज होती है और वो समझ जाता है कि नामपेंग कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। और वो नामपेंग से पूछता है कि तुम क्या छुपा रही हो। तो नामपेंग कहती है मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, मैं बस ड्राइंग कर रही थी। मुझे एक फूल बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसलिए मैं उस फूल से कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे ड्राइंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो फीफा इस बात पर हंसने लगता है और कहता है तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं आता, यहाँ तक तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता, फिर तुम एक फूल से क्या ही बना लोगी, मुझे दिखाओ। पर नामपेंग उसे नहीं दिखाती और इस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो नामपेंग कहती है मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ ना, क्या तुम मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी नहीं दे सकते। तो फीफा कहता है जब तक तुम मुझे दिखाओगी नहीं तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और इसी बात को लेकर दोनों में खींचातानी हो जाती है। तभी वहाँ पर कॉन्ग फीफा को किसी काम से बुलाने के लिए आ जाता है और फीफा नामपेंग को उसी की हाल पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे फीफा एक गोदाम में जाता है जहाँ पर लेफ्टिनेंट ने उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन छोड़ी हुई होती है और लेफ्टिनेंट ने उसे कहा होता है कि एक गाँव में लूटपाट हुई है और वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा भी हुआ है, इसलिए जाकर तुम वहाँ की जांच पड़ताल करो। आगे फीफा उस गांव में जाता है तो वहाँ के लोगों की ऐसी हालत देखकर फीफा को बहुत ही बुरा लगता है और उसे जोंग पर बहुत गुस्सा भी आता है कि वो अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए लड़कियों का इस तरह इस्तेमाल कर रहा है। और वो लोग यहाँ पर जांच पड़ताल कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर थिप के बंदे आ जाते हैं उसी गाँव की जाँच पड़ताल करने के लिए। तो फीफा अपने बंदों के साथ थिप से छुपने की कोशिश करता है, पर थिप उसे पकड़ लेता है और उस पर बंदूक तान देता है और कहता है आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते, आज मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा। तो फीफा कहता है मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी है कि मेरे रास्ते में मत आओ, अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में आए तो इस बार मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। और फीफा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके थिप के हाथ से बंदूक छीनकर कहीं फेंक देता है और थिप ये सब देखकर देखता ही रह जाता है। आगे इन दोनों में हाथापाई होती है तो थिप फीफा को कहता है एक बार तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि मेरी जान बच गई, इस बार तुम लोगों की बारी है, इस बार मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर दोनों में जमकर हाथापाई होती है, पर फीफा अपनी जादुई शक्तियों से उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ नामपेंग जंगल में घूम रही होती है कि तभी वहाँ पर जोंग का बंदा आ जाता है और नामपेंग को जबरदस्ती जोंग के पास लेकर जाता है। तो नामपेंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर जोंग उसे जाने नहीं देता। तो नामपेंग कहती है क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ, अगर फीफा को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो जोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस गिदड़ भपकी से डरूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे फीफा का डर नहीं है। तो नामपेंग कहती है क्या सच में तुम्हें फीफा का डर नहीं है। तो जोंग कहता है बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरी हेल्प करो, जाओ घर से मेरे लिए दवाई लेकर आओ। तो नामपेंग कहती है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, मैं नहीं करूंगी, तुमने मेरे थिप को मारा है तो तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो जोंग नामपेंग से अपना काम निकलवाने के लिए उसे ये बात बता देता है कि थिप जिंदा है लेकिन वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, अगर उसने उसका कहा नहीं माना तो वो थिप को जान से मार डालेगा। तो नामपेंग ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर उसे इस बात की बहुत ही खुशी होती है कि थिप जिंदा है। आगे नामपेंग घर जाती है और घर से दवाइयाँ चोरी करके चोरी छुपे जोंग के पास जाती है, क्योंकि जोंग ने उसे धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चल गया तो उसकी खैर नहीं। आगे नामपेंग उसे दवाई दे देती है और वहाँ से जाने लगती है, पर जोंग उसे जाने नहीं देता और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो नामपेंग अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर जोंग उसे छोड़ता ही नहीं कि तभी वहाँ पर हमारा हीरो फीफा आ जाता है अपनी हीरोइन को बचाने के लिए। और फीफा अपना सारा गुस्सा जोंग के दोनों बंदे पर निकालता है और उन्हें खूब मारता है और उन्हें मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है और उसके बाद वो जोंग को मारने के लिए जाता है। तो जोंग इसी मौके का फायदा उठाकर नामपेंग को जान से मारने की कोशिश करता है। तो फीफा को बहुत ही गुस्सा आता है जोंग की ऐसी हरकत पर, तो वो जोंग को खूब मारता है और उसे मार मार कर उसका कचुम्बर बना देता है। और फीफा इतना गुस्से में आ जाता है कि वो जोंग की जान भी लेने लगता है। तो नामपेंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर फीफा नहीं रुकता कि तभी वहाँ पर लिमजी आ जाती है और उन दोनों भाई को एक दूसरे को मारने से रोकती है और कहती है मैंने तो तुम दोनों को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि तुम दोनों भाई एक दूसरे को ही मारो, क्या तुम दोनों हमारे कबीले का रूल भूल गए हो, अगर सरफान को तुम दोनों की लड़ाई के बारे में पता चल गया तो सरफान तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। पर जोंग अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनता और वो फीफा से लड़ाई करने लगता है। तो उसकी माँ उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में जोंग अपनी माँ को धक्का दे देता है और उनके सर पर चोट लग जाती है। तो फीफा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जोंग को मारने लगता है। तो जोंग कहता है वो मेरी माँ है, मैं उनके साथ जो भी करूँ तुम्हें उससे क्या। और इसी बात को लेकर दोनों लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सरफान आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई रोकता है और कहता है तुम दोनों ने फिर से इस लड़की की वजह से लड़ाई की और हमारे कबीले का रूल तोड़ा, मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा। और सरफान जोंग को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और वो फीफा को भी मारने के लिए जाता है कि तभी नामपेंग बीच में आ जाती और कहती है इसमें फीफा की कोई गलती नहीं है, इसमें सिर्फ जोंग की गलती है, उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया और उसने आंटी को धक्का भी मारा, इसी वजह से फीफा ने उस पर हाथ उठाया, इसमें सारी गलती सिर्फ जोंग की है। तो सरफान कहता है ए लड़की, मेरे परिवार के
मामलों से दूर रहो और मेरे रास्ते से हटो। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये दोनों भाई दोबारा लड़ रहे हैं और हमारे कबीले के रूल को तोड़ रहे हैं। तो पीफा नामपेंग को साइड करता है और खुद सरफान के सामने खड़ा हो जाता है। तो सरफान पीफा को खींचकर थप्पड़ मारता है और कहता है तुम दोनों ने फिर से वही गलती की है तो तुम दोनों को सजा मिलकर रहेगी। तो लिमजी सरफान को समझाने की कोशिश करती है कि वो उन दोनों को माफ कर दे, पर सरफान लिमजी की एक बात भी नहीं सुनता और वो कहता है कि नामपेंग को यहाँ से लेकर जाओ, मैं इन दोनों को यहाँ से लेकर जाता हूँ। और सरफान अपने दोनों बेटों को लेकर पंचायत की तरफ चला जाता है। आगे सरफान अपने बेटे को कहता है तुम दोनों को लड़ने का बहुत शौक है ना, तो आज मैं तुम दोनों की इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। आज तुम दोनों को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी कि कौन लड़ाई में सबसे ज्यादा माहिर है। तो गेम का रूल ये है कि तुम दोनों को इस जंजीर से बांध दिया जाएगा और उसके बाद बहुत सारे लोग तुम पर हमला करेंगे और तुम दोनों को उन सारे लोगों से लड़कर अपनी जान बचानी है और एक दूसरे को सेफ रखना है। आगे उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और सारे लोग उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो पीफा अपनी बहादुरी से उन लोगों से लड़ता है, पर बेचारा जोंग उन गुंडों से नहीं लड़ पाता और बीच में ही मात खा जाता है। पर पीफा उसकी भी जान बचाता है उन लोगों से और सारे गुंडों को मारकर इस गेम का विनर बन जाता है। दूसरी तरफ नामपेंग लिमजी के चोटों पर दवाइयां लगा रही होती है, पर लिमजी को नामपेंग का उसके पास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसी की वजह से उनके दोनों बेटे आपस में लड़ रहे होते हैं। तो लिमजी अपना सारा गुस्सा नामपेंग पर निकालती है। तो नामपेंग कहती है आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो नहीं कहा था उन दोनों को लड़ने के लिए, आपका बेटा गलत था इसलिए पीफा ने उसे मारा। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो नामपेंग बाहर आकर सैड होकर बैठ जाती है। तो पीखुन उसके पास आती है और उसे समझाती है कि वो लिमजी की बातों का बुरा ना माने। तो नामपेंग पीखुन से पूछ ही देती है कि मुझे नहीं लगता कि सरफान और लिमजी पीफा के असली पेरेंट्स हैं, क्योंकि जोंग भी तभी कह रहा था कि वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। आखिरकार ये सब क्या मामला है। तो पीखुन उसे बताती है कि सरफान और लिमजी पीफा के असली पेरेंट्स नहीं है, उन्होंने उसे गोद लिया है। बचपन में पीफा को पढ़ने का बहुत ही शौक था और वो मेरे पापा के साथ मिलकर पढ़ाई करता था और मेरे पापा ने उसे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी सिखाई थी जिनका इस्तेमाल पीफा आज तक करता है। पीफा मेरे पापा को बहुत ही पूछता था, लेकिन सरफान को पीफा का पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से उसने पीफा की सारी बुक्स को जला दिया और मेरे पापा को भी जान से मार डाला। और पीखुन ये सब कहते कहते इमोशनल हो जाती है। तो नामपेंग को पीखुन और पीफा के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे गाँव नामपेंग से बदला लेने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे खूब मारती है। तो नामपेंग भी उसका डटकर सामना करती है और यहाँ पर दोनों में हाथापाई हो जाती है, लेकिन सही टाइम पर लिमजी आ जाती है और गांव को डांट फटकार कर वहां से भगा देती है और नामपेंग को अपने साथ लेकर चली जाती है। आगे नामपेंग को गांव की वजह से काफी चोट लग जाती है। तो लिमजी उसके जख्मों पर दवाई लगाने की कोशिश करती है, पर नामपेंग उसे लगाने नहीं देती और कहती है मैं ठीक हूँ, आपको दवाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कि तभी उधर से फीफा आ जाता है। तो नामपेंग जैसे ही फीफा को सही सलामत देखती है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो लिमजी फीफा को कहती है नामपेंग को चोट लगी है पर ये दवाई लगाने से मना कर रही है, अब तुम ही इसे दवाई लगा दो। तो फीफा कहता है माँ आप टेंशन मत लो, मैं इसे दवाई लगा दूंगा। और फीफा नामपेंग को फ्लर्टी नजर से देखता है। तो नामपेंग ये देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और वो लिमजी को कहती है फीफा को इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है, आप ही दवाई लगा दो। आगे लिमजी नामपेंग की जख्मों पर दवाई लगाती है और धीरे धीरे लिमजी को भी नामपेंग पसंद आने लगती है, क्योंकि नामपेंग किसी से भी नहीं डरती और हर सिचुएशन का सामना डटकर करती है। आगे लिमजी फीफा को कहती है नामपेंग बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हर मुश्किल का सामना डटकर करती है, उसमें वो सारी खूबियाँ जो तुम्हारी वाइफ में होनी चाहिए। तो क्यों ना तुम नामपेंग को वापस ना भेजकर यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए रख लो और उसे अपनी वाइफ बनाकर पूरी जिंदगी उसके साथ अपनी लाइफ गुजारो, क्योंकि नामपेंग बहुत ही अच्छी लड़की है और वो तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी। तो फीफा ये बात सुनकर अपने माँ के सामने हंसने लगता है और कहता है मॉम आप सही कह रही हैं, नामपेंग बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए मैं उसे कभी भी अपने पास से दूर होने नहीं दूंगा, उसे पूरी जिंदगी अपने साथ रखूंगा। वेल फीफा ये बात अपनी माँ के सामने कह तो देता है, पर वो जानता है कि वो चाहकर भी नामपेंग को अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि ये कबीला एक दलदल है और वो नामपेंग की लाइफ इस कबीले में बर्बाद नहीं कर सकता। इधर नामपेंग उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। तो नामपेंग को बहुत ही बुरा लगता है कि वो लोग उसे घर भेजने के बजाय यहीं पर रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। आगे पीफा नामपेंग के पास आता है और उससे प्यारी प्यारी बातें करता है। वेल पीफा भी नामपेंग से बहुत प्यार करता है, पर वो चाहकर भी ये बात नामपेंग को नहीं बता सकता। दूसरी तरफ थिप उन डकैतों के बारे में सोच सोच कर चाय पी रहा होता है कि तभी वो सारा चाय अपने प्राइवेट पार्ट पर गिरा देता है,
जिस वजह से उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह जल जाता है कि तभी उधर से तोंग आ जाती है और वो थिप को ऐसी हरकत करते हुए देख लेती है। तो थिप तोंग को कहता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, कि तभी थिप का लंगोटा नीचे गिर जाता है और तोंग जैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो इस शॉक के मारे बेहोश भी हो जाती है। आगे तोंग को होश आता है तो वो दोनों इसी बात को लेकर बातें कर रहे होते हैं और बेचारी तोंग ये सारी बातें सुनकर शर्मिंदा महसूस कर रही होती है। दूसरी तरफ नापेंग अपनी फैमिली को बहुत ही मिस कर रही होती है और वो अपने घर जाने की जिद भी कर रही होती है। तो पीफा उससे वादा करता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा कर रहूंगा। तो नामपेंग को ये सब सुनकर राहत महसूस होता है और नामपेंग पीफा को कहती है, मुझे पता चल गया है कि लिमजी और सरफान तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं है, बल्कि उन लोगों ने तुम्हें गोद लिया है और तुम डकैतों की फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते इसका मतलब तुम अच्छे घराने से बिलोंग करते हो, इसलिए तो तुम्हारा दिल भी बाकी डकैतों जैसा नहीं है। तुम बहुत ही सॉफ्ट हो, सबकी हेल्प करते हो। तो फीफा उसकी ये सारी बातें सुनकर बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। तो नामपेंग उसके पीछे जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम मेरे बारे में तो सब कुछ जानते हो ना। तो फीफा कहता है, तुम्हें इन सब के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो नामपेंग कहती है, अगर तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी अपने बारे में बताने के लिए और तुमसे बार बार पूछूंगी और तुम खुद इतना परेशान हो जाओगे कि तुम खुद मुझे बता दोगे। तो फीफा कहता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा और मेरे पास अपने तरीके हैं तुम्हें चुप कराने के लिए। तुम्हें याद है ना, जितना तुम मुझे परेशान करोगी और जितना तुम बकबक करोगी उतनी ही बार मैं तुम्हें किस करूंगा। तो नामपेंग ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसकी बोलती ही बंद हो जाती है।